तो फाइल भी मैं एक बार 1 मिनट निकालूं, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं धीरे धीरे। बनी नहीं हो रही। हो गई ओपन, हो गई। चलिए तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं, है ना शौर्य? 2 मिनट में फाइल होने दो ओपन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, जैसे बड़े आसान है। हाँ जी। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है बेटा आपका? पलनीत। तो पलनीत, सिंपल सा आपका एक फॉर्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ। तो बताइए उसमें कौन कौन से आपने फॉर्मूले पढ़े हैं न्यूटन सेकंड लॉ में? न्यूटन के 3 आपके नियम हैं। पहला लॉ है आपका इनर्शिया का, दूसरा है आपका जिसमें मोमेंटम और फोर्स को हम कनेक्ट करते हैं, और तीसरा है एक्शन रिएक्शन का। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो लगेगा न्यूटन का सेकंड नियम, है ना? जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन आपके पास है? हाँ जी सर, श्योर है। तो क्वेश्चन है जैसे, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड हिट्स 2 डिफरेंट वॉल्स एंड कम्स टू रेस्ट विद इन 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, है ना? एक तो बेसिकली उसने टाइम लगाया 5 सेकेंड का, एक में टाइम लगाया 3 सेकेंड का। चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। ए है, impulse and average force acting on the object will be same for the both cases. B है, impulse will be same for both the cases but the average force will be different. C है, average force will be same for both the cases but impulse will be different. और फोर्थ है, average force and impulse will be different for both the cases. तो बताइए आपका क्या कहना है इस मामले में? आपको फॉर्मूला पता है इंपल्स का? हाँ जी। तो थोड़ा सा देखते हैं हम। ये है क्वेश्चन फर्स्ट आपका। हाँ जी कोई नहीं सर, फॉर्मूले दिखाता रहूंगा, थोड़े बहुत बेसिक भी बताता रहूंगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट में आपका जो टॉपिक है, हाँ जी, सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो आपका बेटा इंपल्स होता है उसको आई से लिखते हैं, और ये होता है इक्वल चेंज इन मोमेंटम की। मोमेंटम का फॉर्मूला पता है आपको? मोमेंटम तो पता होगा। मोमेंटम को हम टी से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये याद रखिएगा। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ आई इज इक्वल टू डीपी। डीपी का मतलब चेंज किसी क्वांटिटी में, डी लगा देते हैं, जैसे डेल्टा एक्स डेल्टा वी हो गया, है ना? तो आई इज इक्वल टू डीपी। और आपको ये पता है कि जो आई की वैल्यू है, जो इंपल्स है, उसको फोर्स इंटू एवरेज फोर्स होता है इंटू डेल्टा टी। अब इंपल्स है क्या? अगर मान लो आप कहीं पे जोर से स्ट्राइक कराएं, तो बहुत कम टाइम के लिए, जैसे मान लो आप ये कहें कि बॉल को हिट करते हो, तो जितनी देर के लिए आपका बैट बॉल को हिट करता है, तो वो उस पर क्या लगाता है? एक तरह का इंपैक्ट, और वो इंपैक्ट को इंपल्स बोलते हैं। बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम समय के लिए लगता है, तो उसको इंपल्स बोल देते हैं। बोलो यहां तक क्लैरिटी? अच्छा, जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो क्या है? एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ये पता है ना? एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो अगर आप देखें यहां पे मोमेंटम दोनों का सेम है ना? मोमेंटम सेम है, बट डिफरेंट क्या आएगा? बोलो, बताओगे?
दोनों का मोमेंटम तो सेम है, मतलब कि वेलोसिटी सेम से टकराया, दोनों का मोमेंटम कैसे बनाते हैं, देखो मास इनटू वेलोसिटी होता है ना, तो जो बॉडी आपकी आई है उसका मास भी कांस्टेंट है और जिससे वो वेलोसिटी टकराया वो भी कांस्टेंट है, तो जो मोमेंटम है दोनों केसेस में वो सेम है। फर्क कैसे पड़ेगा, पहला फोर्स क्या आएगा, देखो इस फॉर्मूले से मैं लिख रहा हूं, ये फॉर्मूले से F1 इज इक्वल टू डेल्टा P1 बाई टाइम 1 है ना, तो ये 3 सेकेंड है, और F2 आ जाएगा डेल्टा P2 डिवाइडेड बाय 5। अब बताओ किस में ज्यादा बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है, बोलो, है ना, 5 ज्यादा बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें फोर्स कम है और इसमें फोर्स है ज्यादा, पी की वैल्यू सेम है दोनों। यहां तक क्लैरिटी, बोलो। तो आपका आंसर क्या आएगा, बी आएगा आंसर। और क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या था। हाँ जी, क्वेश्चन था कि इंपल्स विल बी सेम फॉर बोथ द केसेस बट द एवरेज फोर्स विल बी डिफरेंट। क्लैरिटी, हाँ जी। हाँ, अगर आप देखें यहाँ पे मास सेम है और 25 केजी, देखो 5 केजी मास और आपकी वेलोसिटी सेम है, तो मोमेंटम सेम रहेगा, फोर्स अलग अलग रहेगा, क्यों, क्योंकि टाइम अलग अलग है। ये फॉर्मूला से हमने बनाया, बोलो ठीक। क्लैरिटी, लिखना लिख लो, आपकी मर्जी। तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो मोमेंटम है दोनों केसेस में सेम है, क्यों, क्योंकि मास भी सेम है और वेलोसिटी भी सेम है। चेंज किस वजह से आएगा, वो चेंज आएगा टाइम की वजह से, क्यों, क्योंकि एक को हम 3 सेकंड से डिवाइड करेंगे, एक को हम 5 सेकंड से डिवाइड करेंगे। हाँ जी शौर्य, ठीक है, हाँ जी शौर्य, ठीक है बेटा। यस सर। ओके, तो क्वेश्चन सेकंड, हाँ जी सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, हो गया बेटा, लिख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, तो उससे पहले मैं कुछ चीज बताऊंगा। अच्छा, आपने क्या ये फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू dp बाई dt, पढ़ा है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया, बताया ना, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ मोमेंटम की वैल्यू होती है मास इंटू वेलोसिटी, बोलो कोई दिक्कत? अभी ये देखो P इज इक्वल टू mv होता है हमारे पास, है ना, P इज इक्वल टू mv। हाँ नहीं नहीं, P की वैल्यू नहीं पुट करनी, आप मुझे सिर्फ आपने ये बताना है, डेरिवेटिव पढ़ा है आपने थोड़ा बहुत, डेरिवेटिव पढ़ा है, डिफरेंशिएशन थोड़ी थोड़ी बहुत, तो यहाँ पे ना मास और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, तो हम ऐसे लिखते हैं प्रोडक्ट रूल में। फर्स्ट फंक्शन देखो, मास डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी प्लस फिर वेलोसिटी बार डेरिवेटिव ऑफ मास बाय dt। वैसे तो आपने ना न्यूटन सेकंड लॉ ये पढ़ा है, F इज इक्वल टू ma, बहुत बार आपने बचपन से ये पढ़ते आए हैं, वो इस टर्म से बनता है, किससे, इस टर्म से। ये टर्म तब है जब मास क्या हो, कांस्टेंट, क्या हो, मास कांस्टेंट। और अगर आपका मास कांस्टेंट ना हो, जैसे कांस्टेंट मास कैसे नहीं हो सकता, मैं अभी आपको बताता हूं। रॉकेट जब ऊपर जाएगा तो उसका फ्यूल खत्म होता जाता है, तो उसका मास कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। दूसरा एग्जांपल बताओ, कोई बैलून है, उसके बीच उसके अंदर एयर है, जैसे उसको फ्री छोड़ देंगे तो उसके अंदर की एयर लगातार बाहर आती जा रही है ना, तो उसका मास क्या होगा, चेंज होगा ना लगातार। तो उन क्वेश्चंस में आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि सेकंड टर्म है। अच्छा मैं यहां लिख देता हूं, आप नोट के तौर पे लिख लीजिए, कॉन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट में जहां पे आपका ग्रेवल या कोई मास लगातार चेंज हो, ये रॉकेट प्रपल्शन में ये यूज होता है, रॉकेट प्रपल्शन में, बैलून वाले केस में ये, ठीक है, बैलून वाले केस में, तीनों में यूज होगा, है ना। क्वेश्चन अभी दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला जो सेकंड फर्स्ट वाला है, ये तब यूज करते हैं जब मास कांस्टेंट हो, ज्यादातर यही करते हैं फर्स्ट टर्म वाला। सेकंड वाला तब यूज करते हैं जब मास टाइम के साथ चेंज हो। यहां तक क्लैरिटी। अच्छा, अब क्वेश्चन पढ़िए जरा, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो जरा। अ बैलून हैज मास ऑफ 10 ग्राम इन एयर, the air escapes from the balloon at the uniform rate with velocity 4 centimeter per second. If the balloon shrinks in 5 second completely, then average force acting on the balloon will be in dynes। तो आपने एवरेज फोर्स बताना, तो बलून वाला केस है, देखें जरा, चेक करके देखें, तो देखिए जरा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ जी, मैं बेटा नाम भूल जाता हूँ, पब्लिक, पल्लीट, पल्लीट। तो अभी बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं बैलून वाले केस में, वी डी एम बाई डी टी, है ना। तो अगर मैं देखूं, जो आपकी वेलोसिटी है वो दे रखी है 5, लिख लो 5, हाँ जी 4.5, 4.5
सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो आपके पास चेंज इन मास है dm, चेंज इन मास वो दे रखा है 10, है ना। और अगर आप देखें यहाँ पे टाइम दे रखा है 5 सेकेंड, तो इसमें पुट कर दो तो फोर्स आ जाएगा आपका F इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी, है ना। 5 ये इसकी वैल्यू, ये वैल्यू 5, पता चला ना, यहाँ पे पुट किया और यहाँ पे पुट किया फॉर्मूले में, इनटू वेलोसिटी कितनी है 4.5, इसे डिवाइड करेंगे तो जो आपका फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा दैट इज 9। हाँ जी, मुझे आंसर बताओ किसमें आया। ये कैसे पता लगेगा कि डीएम की वैल्यू 10 है? उन्होंने मास दे रखा है ना, दैट इज 10 ग्राम अच्छा, मास दे रखा है, दे रखा, ठीक है 10 ग्राम। और टाइम कितना दे रखा है, कितने टाइम में, 5 सेकेंड्स। क्लैरिटी, क्वेश्चन में है ये। और बट द थिंग इज आपको ये पता होना चाहिए हमने फॉर्मूला कौन सा लगा। तो फॉर्मूला आपको पता चला ना, अगर आप ये फॉर्मूला लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो फॉर्मूला ये वाला लगाना है बैलून के केस में, रॉकेट propulsion में, कन्वेयर बेल्ट वाले केस। क्लैरिटी, हाँ जी शौर्य ठीक है। डाइन में आएगा। हाँ ये आंसर डायन में आएगा, वेरी गुड। शौर्य ठीक है बेटा। यस सर ठीक है। ओके, नेक्स्ट चल रहे हैं आगे। ये सेकंड हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मेन क्वेश्चन करेंगे हम जो आपके कराने वाले हैं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो जरा। क्वेश्चन 3 बड़ा आसान है, वो भी पढ़ो जरा। A ball of mass 0.15 kg hits the wall with its Initial speed 12 of meter 12 meter per second and bounces bounces back without changing its initial speed. If the force applied by the wall on the ball during the contact is 100 Newton, calculate the time duration of the contact of ball with the wall. ठीक है, इसका पहले इंट्यूशन ग्रो करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन है, उसमें हुआ क्या कि बेसिकली आपके पास कहाँ पे है बाउंस, कहाँ पे टकराई बॉल, बाउंसेस बैक विदाउट चेंजिंग। हाँ, एक बेसिकली वॉल में हमने एक बॉल मारी 12 मीटर पर सेकंड से और वो उसी स्पीड से वापस आ गई, ठीक है जी। तो कांटेक्ट हुआ, फोर्स हमें पता है, वेलोसिटीज हमें पता है, हमने टाइम ड्यूरेशन निकालना है। तो पहले इसका इंट्यूशन ग्रो करते हैं कि होता कैसे है। जैसे मान लो ये बॉल है, सॉरी बॉल है ना, ये बॉल है आपके पास। क्वेश्चन 3 मैं थोड़ा थोड़ा पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये आपके पास बॉल है, तो याद रखिए बेटा, जैसे ये बॉल है, ये कितनी वेलोसिटी के साथ आ रहा है, 12 मीटर पर सेकेंड। तो पहले वो ऐसे आया, जैसे बाउंस बैक इसमें से करा, वो वापस कितनी स्पीड से गया, जितनी स्पीड थी। तो अब मुझे एक बात बताओ, चेंज इन स्पीड कितना आएगा, तो बताओ चेंज इन स्पीड कैसे निकालते हैं, चेंज इन स्पीड। हाँ जी शौर्य बताओ आप, चेंज इन स्पीड क्या आएगा, क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी है 12 और इनिशियल कितनी है, वो भी 12 है, जीरो नहीं होगी। यही तो कॉन्सेप्ट समझना है। पहले वो आ रही थी वॉल के टूवर्ड्स, अब जा रही है वॉल के अवे, तो जो आपकी डायरेक्शन है वो बदल जाएगी। तो ये देख, ये आएगा 12 माइनस -12, हाँ तो ये प्लस हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 12 + 12 दैट इज 24 मीटर पर सेकेंड। अच्छा आपने एक और याद रखना है, अगर कोई दीवार से या बैट से वो लग के वापस जाए ना उल्टी डायरेक्शन में, तो जो चेंज इन स्पीड हो जाती है वो डबल हो जाती है। इतना याद रख लेना, क्यों, डायरेक्शन की वजह से, कि पहले एक्स पॉजिटिव की तरफ आ रही थी, नेगेटिव की तरफ, तो फाइनल माइनस माइनस इनिशियल, तो दो माइनस क्या हो जाएंगे आपस में प्लस। अच्छा मैं एक और बताता हूं, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से आई और 15 से वापस गई, देन क्या करोगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 25। ये क्लैरिटी। तो आपके पास वेलोसिटी आ गई, जिससे वो बेसिकली जो कांटेक्ट की वेलोसिटी है वो कितनी आ गई 24 मीटर पर सेकंड। बोलो कोई दिक्कत है ना, यहां तो क्लैरिटी ठीक है। अब मास कितना दे रखा है बताओ, मास देख के बताना, 0.15 है ना केजी। और फोर्स कितना दे रखा है 100 न्यूटन। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप इस फॉर्मूले से सहमत है। देखो F इज इक्वल टू मोमेंटम बाई टाइम, dv बाई dt की जगह मैंने मोमेंटम बाई टाइम सिंपली लिख लिया। क्लैरिटी है ना, d इसके बजाय सिंपली लिख दिया। तो F इज इक्वल टू, अच्छा मोमेंटम का फॉर्मूला बेटा mv बाई टाइम, है ना, मास इंटू वेलोसिटी बाई टाइम। तो टाइम इस तरफ ले जाओ, क्या आ जाएगा mv बाई f। कैलकुलेट कर लो, मास है 0.15 kg, वेलोसिटी आपकी है 24,
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल लग गया, तो 100 कैलकुलेट कर लो, आपके पास टाइम आ जाएगा, कर लो शाबाश, कैलकुलेट करो जल्दी। हाँ जी शौर्य समझ आया? शौर्य ये समझ आया बेटा क्वेश्चन? शौर्य आवाज आ रही है आपको? चलिए आगे चलते हैं, है ना? 3 6 हाँ 0 पॉइंट लिखो, 0.036 सेकेंड्स। समझ आ गया? हेलो सर, माइक नहीं चल रहा था, मैं बोल रहा था। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये समझ आ गया ना, तो टाइम आपका आ जाएगा आंसर 0.036 सेकेंड। ठीक है जी, ओके आगे चलते हैं, है ना? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? ठीक है चलिए, हाँ जी ये ठीक है शौर्य, चलूं आगे मैं? चलिए आगे चलते हैं। चलिए, ये आपको सब सारी फाइल मिल जाएगी, ठीक है, उसमें टेंशन नहीं, जो आपका रह गया वो उसमें हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना फाइल में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, तो ये भी बड़ा आसान है। अच्छा, कंजर्वेशन, आपने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सुना है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, चलो मैं थोड़ा सा बताता हूं। तो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन ये बोलता है बेटा कि जो आपका मोमेंटम पहले है वही मोमेंटम क्या होगा बाद, या मोमेंटम की वैल्यू कंजर्व करती है कि जो टोटल मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम क्या रहेगा बाद में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, पढ़िए जरा, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन है, that is a man of 60 kg is running on the road and suddenly jumps into a stationary trolley car of mass 120 kg. Then the trolley car starts moving with velocity 2 meter per second. The velocity of jumping man was dash meter per second when he jumps into the car. ठीक है, तो एक बार देख लो, 60 kg उसका वेट है, ट्रॉली में जिसमें उसने छलांग मारी या जंप किया वो 120 kg का है, तो टोटल मास कितना होगा? 180 kg, है ना? तो और जो ट्रॉली की स्पीड से चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड, तो देखिए जरा चलाएं, तो जो मैन का मास है वो कितना है? 60 kg, और जो ट्रॉली का मास है वो है कैपिटल एम, दैट इज 120 kg, है ना? जो इसका वेट दे रखा है देखो ट्रॉली का, तो मैं इसके लिए ऐसे लिख लूं, देखो वी कैपिटल एम वो दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, और जो मैन की वेलोसिटी है स्मॉल एम की वो निकालनी है, ठीक है? क्लैरिटी? अब बताओ मोमेंटम पहले वाले केस में क्या बना, मोमेंटम पहला क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी ऑफ मैन, और मोमेंटम बाद में कितना होगा? मास दोनों का, मैन प्लस ट्रॉली इनटू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, बोलो ठीक, क्योंकि बाद में आपका टोटल मास 180 बन गया, तो ये कितना आएगा बोलो? यह आ जाएगा आपके पास, मैन का मास है 60 इंटू वी ऑफ एम इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 60 प्लस 120 इंटू 2, तो ये वी एम जो आ जाएगा बेटा आपके पास 180 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 60, ये 3 आ जाएगा, और वी ऑफ एम वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी आ गई? 6 मीटर पर सेकेंड। बोलो, कर लो, नोट कर लो शाबाश फटाफट। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा है, क्लैरिटी? वैसे इसे ऐसे भी लिख देते हैं, अगर आप देखो m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ये भी देखा होगा आपने ऐसे किसी को, अगर नहीं है देखा तो बाद में देख लेना, आपको पता नहीं। हाँ जी क्लैरिटी यहाँ तक? हाँ जी ठीक है शौर्य, यहाँ तक बेटा? बोलो ठीक, ओके। इंटीग्रेशन आती है थोड़ी बहुत, है ना? आती है इंटीग्रेशन, चलो तो ओके ठीक है शौर्य, कोई बात नहीं, अगर नहीं माइक चला तो ऐसे काम कर लेंगे। ठीक, चले देखिए बेटा, अब है क्वेश्चन नंबर 6 भी थोड़ा अच्छा है, देखिए पढ़िए जरा शाबाश। A block of mass 2 kg moving on a horizontal surface
with speed of 4 meter per second enters a rough surface ranging from x is equal to 0.5 meter to x is equal to 1.5 meter. The retardation force is in this range of rough surface is related to distance by F is equal to minus kx, where k is 12 Newton per meter. The speed of the block as it just crosses the rough surface will be. ठीक है, ये थोड़ा जेई का क्वेश्चन है, जेई लेवल का, कोई एडिशनल नहीं है. देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा. तो क्या ये क्वेश्चन नंबर 6 है? हाँ जी, आपको ये तो पता होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई dt, ये तो सभी को पता है ना. तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई dt. तो मैंने बेटा dx से मल्टीप्लाई कर दिया और dx से डिवाइड कर दिया, बोलो ठीक. तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देखो ये जो dx है ना, इसको लिखूंगा dv के नीचे और dt को dx के नीचे लिखूंगा. तो ये आ जाएगा dv बाई dx इंटू dx बाई dt, बोलो ठीक. सहमत है इस बात से, है ना. और dx बाई dt क्या होता है बताओ जरा. वेलोसिटी. चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना. तो क्या मैं इसकी जगह वेलोसिटी लिख सकता हूं, बोलो, है ना. तो ये आ गया देखो dv बाई dx इंटू वेलोसिटी, और इसको मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी dv बाई dx. ये भी एक फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, बट ये टाइम के टर्म्स में नहीं है, ये किसके टर्म्स में, डिस्टेंस और वेलोसिटी के टर्म्स में. अब इसी का यूज हम करेंगे. ठीक है, यूज कैसे करेंगे, देखो अगर आप देखें यहां से आप बनाओ जरा, इसे बनाओ, तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी. ठीक है ना. याद रखिए जो x की लिमिट्स है ना बेटा, वो दे रखी है 0.5 टू x इज इक्वल टू 0.5 से 1.5 तक, है ना. और जो आपकी वेलोसिटी है इनिशियल, वो है 4 मीटर पर सेकंड, और आपने फाइनल फाइंड करनी है, तो उसको v मान लिया, बोलो ठीक. दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन लिखे 0.5 से 1.5 a dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 टू v, जो हम फाइंड करना चाहते हैं v dv, है ना. अच्छा, इसमें एक चीज और आपने फाइंड करनी है. अच्छा ये बताओ, आपको ये फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू ma, ये पता है ना. और आपको ना इस क्वेश्चन में फोर्स दे रखा है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो दोनों को बराबर रख दो. ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और a कितना आ जाएगा, माइनस के एक्स बाई एम. इस a की वैल्यू यहां पुट करो जरा, करो शाबाश पुट. क्या आ जाएगा बोलो, लिख लो शाबाश, लिखो लिखो शाबाश. माइनस के एक्स बाई एम dx. ऊपर चलूं फिर मैं, लिख लिया. चलिए, तो मैं यहां कर देता हूँ. बताओ जरा क्या था, बोलो. माइनस के एक्स इंटीग्रेशन x 0.5 टू 1.5, और ये आया माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई एम डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 टू वी वी डी वी. क्लैरिटी. अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो माइनस के बाई एम आ जाएगा बाहर. इंटीग्रेशन 0.5 टू 1.5, ये आ जाएगा x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 टू v v dv. अब मुझे बताओ x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन आती है थोड़ी बहुत, चलो मैं याद कराता हूँ. जैसे x की पावर n dx हो ना, तो पावर में बेटा एक ऐड हो जाता है और वही पावर नीचे आ जाती है, बोलो ठीक. याद है. तो यहाँ पे पावर्स कितनी है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी कितनी है 1. तो ये आ जाएगा माइनस के बाई एम, एक्स की पावर में एक ऐड 2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 1 है ना, बाई 1 प्लस 1, और ये आ जाएगा 0.5 से 1.5. लिमिट्स भी लिखनी होती है डेफिनेट इंटीग्रल में. v इसका आ जाएगा पावर में एक ऐड v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, समझ आया. तो ये लिमिट कहां से कहां तक, वो 4 टू v. क्लैरिटी. इसको सॉल्व करो जरा. माइनस के बाई एम, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, पहले अपर लिमिट पुट होती है 1.5 का स्क्वायर, फिर माइनस 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पे भी पहले क्या पुट होगी, v का स्क्वायर माइनस फिर 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सॉल्व करो जरा, शाबाश सॉल्व करो फटाफट. सॉल्व करके मुझे v की वैल्यू बतानी है.
ठीक है। अच्छा, के की वैल्यू दे रखी है, लिख लो है ना, के की वैल्यू पुट कर देना। के की वैल्यू दे रखी है आपके पास, दैट इज 12 न्यूटन और मास 2 kg। तो ये भी मैं पुट कर ही देता हूँ यहाँ पे। ये आ जाएगा -12/m की वैल्यू 2 है, 1.5 का स्क्वायर आता है 2.25 है ना, -0.5 का स्क्वायर 0.25 आ जाता है, इज इक्वल टू v² -16। तो देखिए जरा, ये 6 आ गया, -6 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू v² -16। इन दोनों को -12 बन जाएगा, v² -16। ठीक है, ये इस तरफ ले गए, देखो तो -12 + 16 इज इक्वल टू v², और v² इज इक्वल टू 4। v की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर/सेकंड। ठीक है जी। हाँ जी बेटा बोलो, कोई दिक्कत? हाँ जी शौर्य, ठीक है यहाँ तक बेटा? ओके, तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको बड़ा कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड करेगा। ये क्वेश्चन कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं है ना। लिफ्ट वाले केस कर लिया आपने? लिफ्ट वाले केस नहीं करे, चलो कोई नहीं, उसमें थोड़ा। हाँ, बैंकिंग वाला बेटा नहीं, वो अलग से आएगा, फ्रिक्शन वो आगे जाके है। आज की क्लास वो नहीं है आप। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बताता रहूंगा ना कि ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ऐसा नहीं है मैं डायरेक्ट क्वेश्चन। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा टाइम लगा के करा देंगे किसी दिन, ठीक है, मैं ही करवा दूंगा सर को अगर टाइम नहीं लगा। चलो क्वेश्चन नंबर लिखिए, क्वेश्चन नंबर 8 समझ आ गया ना ये? क्वेश्चन नंबर 8 है, तो पढ़िए जरा, क्वेश्चन देखिए जरा थोड़े थोड़े। हाँ जी, mass 5 kg thrown vertically upward from द ग्राउंड, the air resistance produces a constant retarding force of 10 newton throughout the motion. The ratio of time of ascent to the time of descent will be equal to तो ground. ये चारों में से एक बताना। तो बेटा देख, पहली बात तो ये याद रख, ए सेंट का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ, एंड डी सेंट का मतलब क्या होता है? ए सेंट और डी सेंट, ए सेंट का मतलब ऊपर जाना, डी सेंट का मतलब नीचे। हाँ, इंक्रीज डिक्रीज या ऊपर जाना या नीचे जाना, ये आप कह सकते हो। मुझे सिर्फ इतना याद रखना है, लिफ्ट के केस में भी आप कह सकते हो। देखो जब बॉडी ऊपर जाएगी ना, देखो याद रखना है, जब बॉडी ऊपर जाती है तो आपका जो नेट एक्सेलरेशन होता है, देखो वो होता है a1 इज इक्वल टू g प्लस ए माइनस जी प्लस ए। ये ए क्या है, ये है एयर की वजह से रिटार्डेशन जब आप ऊपर जाते हो, और जब आप नीचे आते हो तो यही फॉर्मूला ये बन जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है g माइनस ए, माइनस नहीं लगता इसमें, सिर्फ g माइनस ए। पता है ये पढ़ा, लिफ्ट के केस में पढ़ा होगा, ऊपर जा नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं। तो आपने ये याद रखना, जब बॉडी ऊपर जाती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, g प्लस ए, और जब नीचे आती है देन क्या होता है, g माइनस ए। इतना तो याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहले केस में देखो, पहले केस में मान लो बॉडी आपने यहां से फेंकी, देखो यहां से फेंकी और वो मैक्सिमम यहां तक पहुंच गई, बोलो कोई दिक्कत परेशानी इसमें, है ना। यहां पे जाके आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, हमें पता, ऊपर जाते जाते एक पॉइंट आता है जहां पे वो जीरो हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी को अगर मैं यू ले लूं, कोई दिक्कत तो नहीं, यू हमने फाइंड करना है। और मान लीजिए कि जो आपका डिस्टेंस कवर किया उसने, जो डिस्टेंस ऊपर की तरफ कवर किया वो है आपका एस, और टाइम लगाया t1, बोलो कोई दिक्कत? तो मैं पहले केस के लिए सॉल्व करूंगा, मैं ना इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये इसको जगह ज्यादा लगेगी करने को, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये बताओ यहाँ तक क्लैरिटी? तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ पेज को, ये मैं ग्रुप में भेज दूंगा ना साथ में। क्या नाम रखें इसका, पीवाईक्यू, हेलो मैम पीवाईक्यू, पीवाईक्यू।
ठीक है, ठीक है, चलो ये सेव होगी, मैं आगे कर देती हूँ। चलो नेक्स्ट है, हाँ जी, तो मैं कॉपी कर लूँ, ये आ गया हमारा क्वेश्चन, आ गया ये है ना क्वेश्चन। तो देखिए इसमें स्टार्ट करते हैं करना। तो पहले केस में मैंने आपको बोला कि मान लो डिस्टेंस एस कवर किया, ऊपर गया और हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, टाइम टी लगाया, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपको ये फॉर्मूला पता पड़े मजे से, है ना। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी मैंने फाइंड करनी है, और ऊपर जाते जाते आपका एक्सेलरेशन ये काम करेगा a1, बोलो इसकी वैल्यू पुट कर दूं, क्या आ जाएगा माइनस जी प्लस ए इंटू टी1, बोलो कोई टाइम अगर t1 लगा तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू जी प्लस ए इंटू टी1। अब हमने करना क्या है कि ये जो बॉडी है उसका मास दे रखा है, आप क्वेश्चन में देखें मास कितना, बोलो है, हाँ मास कितना है बोलो, मास बेटा मास 5 kg है ना, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8, 5 kg है, हाँ 5 kg है। अब क्या आप ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला वैलिड है, F इज इक्वल टू एम में, आपको पता है मास भी आपको पता है, बेसिकली एक्सेलरेशन आप निकालना चाहते हैं, फोर्स आपको पता है, फोर्स उन्होंने रिटार्डेशन फोर्स बोला था कितना, बोलो 10, तो यह आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, सॉरी 10 डिवाइडेड बाय मास, मास कितना है 5 kg, और ये आपके ए की वैल्यू आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ए इसमें पहले में भी यूज होगा और ये ए दूसरे में भी यूज, ये एयर का एक्सेलरेशन निकालना है, एयर की वजह से जो रिटार्डेशन है, जब ऊपर जाएंगे तब भी एयर नीचे खींचेगी, जब नीचे आएंगे तो एयर ऊपर को खींचेगी, क्लैरिटी, ये वो एक्सेलरेशन जो आपके फॉर्मूले में जी के साथ आ रहा है, बोलो कोई, ठीक है। तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू जी की वैल्यू होती है 10 प्लस ए की वैल्यू हमने 2 निकाल ली, ये t1 आ गया, तो आपके पास जो रिजल्ट बन जाएगा u का, u आ जाएगा दैट इज, एक अच्छा इन्होंने इसी में छोड़ दिया, Force भी दी हुई है 10। जी दिया हुआ सर, जी तो दे 10 दिया हुआ उन्होंने, कोई बात नहीं, फिलहाल ऐसे रहने देते हैं, है ना। तो यहाँ तक क्लैरिटी, तो u आ जाएगा आपका दैट इज 12t1, बोलो कोई दिक्कत, u की वैल्यू कितनी आ गई 12t1, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ना हम s इज इक्वल टू ut1 प्लस हाफ at1 स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसमें वैल्यू पुट करो, तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू, फर्स्ट ही केस कर रहे हैं सेकंड नहीं कर रहे, ठीक है, अभी ये इसका s निकालना है, तो s इज इक्वल टू u1, u1 यहाँ पे आ जाएगा माइनस हाफ इंटू 2 इंटू t1 स्क्वायर, ठीक है जी, और ये आ जाएगा आपके पास दैट इज s इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा -12t1 स्क्वायर आएगा, -12t1 स्क्वायर, ये u की वैल्यू है ना, देखो यहाँ पे पुट करेंगे, चेक करो, तो t1 स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा दैट इज आपके पास, हाँ जी ये नेगेटिव आएगा ना, रिटार्ड करेगा, ये रिटार्ड रुके, रिटार्डेशन, ये देखो नेगेटिव रखा है ना मैंने, तो माइनस ए है, a1 इज इक्वल टू माइनस जी प्लस ए आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू ये कट गया, आपके पास क्या आ जाएगा -t1 स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एक मिनट इन्होंने गड़बड़ कर रखी है, देखो 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 ये आ गया, यहाँ पे 12 आएगा बेटा, a1 की वैल्यू देखो, a1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, देखो -10 प्लस 2 दैट इज -12, है ना, -12, तो यहाँ पे जब पुट किया तो ये आ जाएगा -6t1 स्क्वायर, और आपका जो रिजल्ट आ जाएगा ये प्लस रहेगा ये वाला, हाँ ये आ जाएगा आपके पास 6t1 स्क्वायर, ये पहले डिस्टेंस की वैल्यू आई, बोलो कोई दिक्कत परेशान, ठीक है यहाँ तक,
है ना। तो दूसरा केस है हमारे पास जब आपकी बॉडी डाउनवर्ड आ रही है। दूसरा आपका केस है जब आपकी बॉडी डाउनवर्ड आ रही है। तो डाउनवर्ड में देखो, यहां से जब बॉडी नीचे आएगी, बोलो, देखो, मान लो अब यहाँ पे हो और आपकी बॉडी ने नीचे आना है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है? क्यों? जब आपने ऊपर फेंका ना, एक टाइम पॉइंट ऐसा आता है जहां पे आपकी बॉडी रुकती है, फिर वो वापस आएगी, तो एक तरह ड्रॉप करेगी। तो u यहाँ पे 0 है और फाइनल वेलोसिटी हमने निकालनी है। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, तो क्या मैं ये लगा सकता हूँ? देखो फॉर्मूला, अच्छा, इसमें जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, हाँ जी कर, हेलो, हाँ जी, मैं क्लास से ना बात गल कर, हाँ जी, मुझे a2 की वैल्यू बताओ। a2 की वैल्यू g माइनस ए है। हाँ जी, तो क्या आ जाएगा? 10 माइनस एक्सेलरेशन कितना है? 2, जो रिटार्डेशन की वजह से है। तो a2 कितना आ गया आपके पास? 8। क्लैरिटी यहाँ तक? तो लगा दीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आपके डिस्टेंस का फॉर्मूला है s इज इक्वल टू ut2 प्लस हाफ a2t2 स्क्वायर। अच्छा, इसमें बेटा अगर आप, हाँ जी, ये JEE 1 वो क्वेश्चन है, तभी दोनों को कंबाइन करा रहा हूं। आपके एग्जाम में नहीं आता इतना टफ क्वेश्चन। ठीक है, JEE 1 हो गया, दोनों है ना बैठे हुए, शौर्य बैठा हुआ है, तो उसको करा रहा हूँ थोड़ा सा। बट इसमें कॉन्सेप्ट बड़ा सीखने को मिलता है, एसेंट और डिसेंट। तो अगर आप देखें एस की वैल्यू, अगर आपने देखी हो एस की वैल्यू हम निकाल के बैठे हैं कितनी? 6p1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इस केस के लिए कितनी है बोलो? 0। तो ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ a2 कितना बेटा? 8 इंटू t2 स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक क्लैरिटी? तो ये आ जाएगा आपके पास 6t1 स्क्वायर इज इक्वल टू, कैंसिल करके ये आ जाएगा 4t2 स्क्वायर। तो अगर मैं t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर लिखूं तो क्या वो 4/6 आ जाएगा? तो ये आ जाएगा t1 बाई t2, दोनों का रूट कर दो, तो क्या आ जाएगा? √4/6, और इसे जब काटेंगे तो √2/3 आ जाएगा। अब चेक करो, है उसमें ऑप्शन है √2 रेशो √3, है ना ऑप्शन? रेशियो। हाँ रेशो है ना, तो √2/√3 भी उसे लिख सकते हैं। शौर्य समझ आया क्वेश्चन? हाँ जी, ठीक है शौर्य, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी? आगे चले, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, दैट इज 9th, बड़ा आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ये आपके मतलब का है, पवनीत, पलनीत, ये आपका आपके मतलब का क्वेश्चन है नीट का, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अच्छा एक याद रखिएगा, रॉकेट प्रपल्शन के ऊपर है, इधर देख लो पहले। रॉकेट प्रपल्शन के फॉर्मूले में करा देता हूँ आपको, 2-3 है ना। रॉकेट प्रपल्शन में आपने याद रखना है कि जो फोर्स का फॉर्मूला है ना, फोर्स थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट पता क्या होता है? कि जो गैसेस रॉकेट को देती है ना कि आप ऊपर जाओ, ठीक है, जो उसको रिएक्शन फोर्स देती हैं गैसेस, वो थ्रस्ट बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है VdM/dt। मैंने बोला था ना, वो वाला जो बेसिकली सेकंड टर्म है, ये रॉकेट में भी यूज होता है। तो क्वेश्चन है कि द इनिशियल मास ऑफ रॉकेट इज 1000 kg, calculate at what rate the fuel should be burnt so that rocket is given an acceleration। तो जो रॉकेट को एक्सेलरेशन दिया जा रहा है कितना बोलो? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो इनिशियल मास है कितना है? पहले वाला मास कितना है? 1000 kg, 1000 kg है। और हमने रेट निकालना है फ्यूल के चेंज का। देखो, जो फ्यूल कंजम्पशन का रेट है ना, वो ये चीज होती है, देखो, मास का चेंज टाइम के साथ है फ्यूल कंजम्पशन। ठीक है, फ्यूल कंजम्पशन क्या है? मास का रेट, मास का चेंज किसके साथ? टाइम के साथ। तो आपने dm/dt कैलकुलेट करना। अच्छा, इसमें और क्या चीज दे रखी है? बस यही है ना, जो स्पीड है वो भी दे रखी है। गैसेस की स्पीड कितनी है बोलो? 500 मीटर पर सेकेंड। तो इसको ना थोड़ा सा हमें बनाना पड़ेगा। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला ma होता है,
मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dm by dt। मैं लिख सकता हूँ, देखो लिख सकता हूँ ना। तो इस वेलोसिटी को नीचे ले आओ, तो ये आ जाएगा ma/v इज इक्वल टू dm by dt। तो अगर आप देखें मास कितना है 1000 इनटू एक्सेलरेशन कितना है 20 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 500, तो ये आ जाएगा dm by dt। तो इसको हाँ ये कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा, बोलो कितना आ गया 20। हाँ 20 नहीं, एक मिनट गड़बड़ तो नहीं कर दी? एक और चीज बेटा देखनी पड़ेगी, रुक। अच्छा हाँ, एक चीज का आपने ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले में मैं एक करेक्शन कराना चाहूंगा। देखो करेक्शन क्या है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये होता है ग्रेविटी फ्री रीजन के लिए। कहाँ पे? जहां पे ग्रेविटी नहीं है। अगर ग्रेविटी हो, जैसे अर्थ से हम रॉकेट लॉन्च करेंगे, वहां पे थ्रस्ट का फॉर्मूला होता है v dm by dt, और जो रॉकेट पे ग्रेविटी लग रही है ना mg, वो भी काउंट होती है। तो ये हाँ माइनस mg हो जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ यहाँ फॉर्मूले को, देखो जरा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो बड़े आराम से लिखूंगा कि एम ए इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी माइनस एम जी, है ना, बस पुट करना है हमने। तो ये आ जाएगा 1000 इंटू 20 इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी की वैल्यू कितनी है बोलो? अच्छा डी एम बाई डी टी तो निकालना है, उससे पहले आप ना एम एम जी को इस तरफ ले आओ, तो ये इस तरफ आगे प्लस 1000 इंटू ग्रेविटी की वैल्यू 10 इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। तो ये आ जाएगा 1000 को मल्टीप्लाई करा किससे 20 से 20,000 प्लस ये बन जाएगा 10,000, है ना, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 500 इज इक्वल टू dm बाई dt। तो dm बाई dt क्या आ जाएगा, दैट इज 30,000 डिवाइडेड बाय 500। तो ये कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा ये 60। हाँ, अब dm बाई dt के यूनिट्स बताओगे आप क्या आएंगे? मास डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये आ जाएगा 60 kg पर सेकेंड। मास डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम के होते हैं सेकंड्स हमारे। बोलो कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? ठीक है बेटा यहाँ तक? ओके, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर करेंगे 18। ठीक है यहाँ तक? बोलो। चलो, तो आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन 18 में पढ़िए जरा क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 है, a particle of mass m is moving in a straight line with momentum p। p मोमेंटम के साथ जा रहा है। starting at a time t is equal to 0, the force F is equal to kt acts in the same direction on moving particle during the interval t, so that its momentum changes from p to 3p। Here k is constant than value of t। तो आपने t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बड़ा आसान है। आपने सिर्फ इतना बताना, न्यूटन सेकंड लॉ बता दो, जो मोमेंटम के टर्म्स में क्या होता है, F इज इक्वल टू dp बाई dt होता है। बोलो कोई दिक्कत है ना? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो dp बाई dt इज इक्वल टू F, और इस F की वैल्यू कितनी दे रखी है k। तो dp इज इक्वल टू kt dt, मैं dt दूसरी तरफ ले गया, बोलो। अब मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं, आपको मोमेंटम कहां से कहां तक चाहिए, p इज इक्वल टू p टू 3p, है ना, और टाइम कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल T, बस इंटीग्रेट करना है। तो dp का इंटीग्रेशन, हाँ जी, x का इंटीग्रेशन बेटा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, dy का इंटीग्रेशन क्या होता है y, dt का इंटीग्रेशन क्या हुआ t। अगर अकेला हो, ऐसे ही dp का इंटीग्रेशन क्या हुआ t, t से 3p तक, और यहाँ पे k कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T t dt। अब मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पावर 1 है, तो पावर में एक ऐड और वही डिवीजन में, तो ये आ जाएगा 3p माइनस p इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा k
टी स्क्वायर बाय 2 विद इन द लिमिट 0 टू कैपिटल टी, और ये आ जाएगा 2p इज इक्वल टू के, पहले अपर लिमिट टी स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इस तरफ चला गया, 4p इज इक्वल टू, है ना, k इंटू टी स्क्वायर, और k को नीचे ले आओ तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4p बाय k, और t क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 4p बाय k। और इसे अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर दो, सॉल्व करके जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, देखो 4 बाहर आ, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, और रूट ऑफ p बाय k, देखो आंसर है, ऑप्शन है। ठीक है, बोलो जी, कोई दिक्कत परेशान? हाँ जी बेटा, ठीक है यहाँ तक। बोलो कोई दिक्कत, क्लैरिटी? अब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 25 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपके मतलब का है। क्वेश्चन नंबर 25, बड़ा आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन 25 है, अ प्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास, मास कितना दिया बोलो, 150 ग्राम। हाँ, तो इसे अगर केजी में कन्वर्ट करना हो तो कितना आ जाएगा, 0.150 केजी, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, केजी में कन्वर्ट हो जाता है, 150 ग्राम, मूविंग एट अ रेट ऑफ, रेट कितनी है, स्पीड कितनी है इसकी, स्पीड है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये समझ आता है हमें। इफ द कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड, टाइम कितना दे रखा है ना, 0.1 सेकेंड, द फोर्स ऑफ ब्लो ऑफ द ब्लो exerted by the ball on the hand of the player is equal to, हमने फोर्स कैलकुलेट करना, बड़ा आसान है, कुछ नहीं है, देखो ये तीन चीजें आप निकाल सकते, तीन चीजों से आपको सब कुछ आ जाएगा। अब सुनो, जब जैसे क्रिकेट देखी होगी थोड़ी बहुत, क्रिकेट में जब आपके पास बॉल आपकी तरफ आ रही है, पहले तो किसी वेलोसिटी के साथ आएगी, जब आप उसे कैच पकड़ लोगे तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो न्यूटन सेकंड लॉ होता है कि F इज इक्वल टू मोमेंटम बाय टाइम टेकन, या मैं ऐसे लिखूं तो आप ज्यादा बेहतर समझ पाओगे, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, डेल्टा पी बाय टाइम, ये समझ आता है, डीपी बाई डी टी वी से ही बोलते हैं। तो एफ इज इक्वल टू, देखो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। क्या आप सहमत है इस बात से, है ना, इनिशियल वेलोसिटी v1 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, जब आप कैच पकड़ लोगे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो पुट करिए, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 0.1 सेकंड, इसे t लिख लेते हैं, तो f इज इक्वल टू, बताइए मास कितना, मास तो कॉमन आ गया, क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, माइनस इनिशियल कितनी है 20, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 0.1, तो इसको पुट कर दो, मास कितना है 0.150 इंटू माइनस के 20 डिवाइडेड बाय 0.1 सेकेंड। एफ कैलकुलेट करके बताओ कितना, फटाफट कैलकुलेट करो। शौर्य, समझ आ रहा है कुछ? शौर्य, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ, -30, अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लूं देन 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर, वेरी गुड, तो ये आपका आंसर आ गया, बोलो ठीक। ऐसे क्वेश्चंस तो कर सकते हो बड़े आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन इंक्लाइन प्लेन का करा दो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 27, 27 है ना, कुछ नहीं है, देखो मैं खुद ही करवाता हूँ, आप टेंशन ना लो, इधर देखो,
इधर लिखता हूँ, इधर तो जगह ही नहीं बची। यहाँ है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20। देखो बहुत सही क्वेश्चन है आपका, एक ही से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इंक्लाइन प्लेन पता है, वेज पता है, वेज क्या होता है ना? मान लो कि बेटा ये आपका इंक्लाइन प्लेन, ये इस बात समझ आती है। और मान लीजिए ये एंगल है आपका अल्फा, ठीक है। यहाँ पे ना एक ब्लॉक पड़ा है, ब्लॉक पता है ना? मान लीजिए इसका मास m है, तो जो ग्रेविटी है वो तो नीचे ही लगेगी। वो नहीं कहती कि मैं नहीं देखती कि आप वेज पे बैठे हो, मैं हमेशा धरती की तरफ लगूंगी। तो जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स क्या आएगा इस तरफ, mg, है ना? और अगर मैं देखूं इस तरफ, अगर मान लो ये एंगल अल्फा ना, तो ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा। मैं थीटा लिख दिया इसमें, क्या होगा ये वाला एंगल भी अल्फा। कि जो आपकी ग्रेविटी है वो इसके जो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा ना कोई कंपोनेंट, उससे क्या होगा, अल्फा एंगल। तो इसका ये वाला जिसके साथ एंगल बनता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है पता है? जैसे मान लो ये फोर्स है एफ, है ना, और ये है आपका एक्स एक्सिस, तो इनके बीच में एंगल थीटा है। तो बेसिकली इस तरफ एफ का कौन सा कंपोनेंट होगा? जब आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा था तो याद है, यू एक्स कॉम्पोनेंट, यू वाई कॉम्पोनेंट। प्रोजेक्टाइल पढ़ा है? प्रोजेक्टाइल पढ़ा ही नहीं? तो याद रखिएगा, जैसे जिसके साथ एंगल बन रहा है ना, तो वो होता है कॉस कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा, ठीक है। और जिसके साथ एंगल बनता है उससे 90 डिग्री पे जो होता है वो होता है एफ साइन थीटा। आइए, हमारे जिगरी वाले बच्चे अभी आ रहे हैं, स्कूल नहीं छोड़ते हैं ना स्कूल वाले, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियरिटी हुई। अब मुझे देखो भाई, इधर देखो हमीद, देख लेना, आपको मिल जाएगा सारा ग्रुप में, आप देख लो बस। 27 क्वेश्चन है आपका। तो ये वेज वाला क्वेश्चन है ना? वेज में उन्होंने बोला है कि आपके पास जो इंक्लाइन प्लेन है वो अल्फा एंगल पे, जो ग्रेविटी है वो कहती है मैं तो नीचे एक्ट करूंगी, आप जो मर्जी कर लो mg। तो इस जो ब्लॉक के बिल्कुल नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg का जो कंपोनेंट होगा वो mg cos अल्फा होगा। मैंने अल्फा लिया है, ठीक है जी। और इससे बिल्कुल 90 डिग्री पे कौन सा बोला था मैंने थोड़ी देर पहले, एफ साइन थीटा। तो इस तरफ क्या आ जाएगा, mg साइन अल्फा। बोलो कोई दिक्कत? ये समझते हैं हम, है ना? अब उन्होंने करा क्या, वो कह रहे हैं कि इसी इंक्लाइन वेज पे ना एक फोर्स लगाया जा रहा है ऐसे, वेज पे ऐसे, मतलब वेज को धक्का मारा जा रहा है इस डायरेक्शन में, और वो फोर्स है एफ। बोलो ठीक। ये फोर्स है ना, मैंने यहां कनेक्ट कर दिया, हम एक ही जगह पे सारे फोर्स कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये फोर्स ना इस डायरेक्शन में जाएगा। बोलो सभी सहमत है ना? अब मैंने इस लाइन को भी ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो अगर आप देख पाए ये एंगल और ये एंगल सेम होगा हरनी, होगा ना? देखो ये वाला और ये वाला एंगल सेम होगा। आपने ये एंगल पढ़े होंगे ना, देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं सेम होंगे ना। तो ये एंगल अल्फा, अब ये एफ का इसके साथ एंगल बन रहा है, तो इस एफ का इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, एफ कॉस अल्फा। समझ आता है? जिसके साथ एंगल बनेगा दैट विल बी कॉस कंपोनेंट, और दूसरा एंगल दूसरा साइन। और इसका जो साइन कंपोनेंट होगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, क्या होगा बोलो, एफ साइन अल्फा। बोलो ठीक। और इस ये जो हमेशा याद रखिए, जो नॉर्मल डायरेक्शन है ना, जहां पे कांटेक्ट होता है उससे उल्टी डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन, ये तो पता है ना आपको। तो बस आपके सामने चीजें बनी पड़ी हैं। तो आर बताइए, आर किस किस को बैलेंस कर रहा है? आर के ऑपोजिट कौन कौन बैठा है? एक तो एम जी कॉस अल्फा, दूसरा कौन बैठा है, एफ साइन अल्फा। बोलो कोई दिक्कत है ना? अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखूं, तो इसके ऑपोजिट कौन बैठा है बेटो? बोलो। तो ये बन जाएगा एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू एफ कॉस अल्फा। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ तक क्लैरिटी है ना? कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, अब अगर मैं बोलूं, फ्रिक्शन है इसमें? नहीं। तो हनीत बेटा, अगर एफ फोर्स है तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ये आप लोगों को पता है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो इस एफ की जगह पे मैं एम ए पुट कर दूं, एम जी साइन अल्फा। बिल्कुल, एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू एम ए कॉस अल्फा। कर रखा है ये क्वेश्चन, है ना? तो ये ए से, सॉरी एम से एम कैंसिल, ठीक है। ये जो कॉज है इसको साइन के नीचे ले आया तो क्या आ जाएगा, जी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन बाय cos tan अल्फा।
देखो जरा, इसका रिजल्ट है 27 का, ठीक है। तो ये तब है जब आपके वेज पे एक फोर्स F लगाया जा रहा है, तो उस केस में जो आपका एक्सेलरेशन है ना, A इज इक्वल टू जी tan अल्फा, ये रिजल्ट है बड़ा अच्छा, इसको याद रख लो, ठीक है। कोई दिक्कत, ये तो था F। अच्छा मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा बच्चों, इधर देखो, जैसे मान लो ये है, ये तो क्वेश्चन से अलग चीज है, ये इंट्यूशन ग्रो करना है थोड़ा सा। जैसे मान लो ये एंगल थीटा है और यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा है, अब आप बताएंगे मुझे, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया नीचे की तरफ mg, इस तरफ कौन सा लगेगा बोलो, mg cos थीटा आएगा यहाँ, है ना, एंगल थीटा है, तो यहाँ पे mg sin थीटा। तो अब देखो यहाँ पे जो mg cos अल्फा को कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल डायरेक्शन, ये समझते हो आप, और बॉडी को चलाएगा कौन, mg sin थीटा, जो मास का ही साइन कंपोनेंट है वो बॉडी को स्लाइड कराए। क्लैरिटी, यहां पे जो F है ना, इसने बैलेंस कर दिया, इस वजह से स्लाइड नहीं करता है। क्लैरिटी, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे, तो लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, ये लिख लोगे बाद में लिख लोगे। क्लैरिटी, क्वेश्चन, चलो मैं देख लूं जगह कितनी बची इस पेज पे, जगह तो नहीं है, नीट टाइम से नहीं आता, नीट टाइम से आएगा बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। बाकी लोग कहाँ हैं, भूले भटके, क्या हो रहा है, हेलो मैम, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी, चलिए तो नया क्वेश्चन करते हैं। और हमारे साथ जेई वाले ज्वाइन हो चुके हैं, तो हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन कराने स्टार्ट करेंगे, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं हुई क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट क्लियर है सारे। चलो अब क्वेश्चन 27 हो गया, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, हाँ मजेदार क्वेश्चन है 31, क्वेश्चन 31 इसी के ऊपर बेस सेम। अच्छा पुली वाले क्वेश्चन करें हम, हाँ जी, बेटा क्या नाम है, मुझे नाम ही नहीं याद हो रहा, पलनीत, ठीक है, मुझे पवनीत आ रहा है, बाग है, पलनीत, पलनीत, ठीक है। तो देखो एक ना पुली वाला केस में कराता हूँ आपको, पुली वाले केस में मैं डायरेक्ट याद करने का तरीका बताऊँ। जैसे मान लो ये पुली है, पुली पता है ना, जो कुएं में पानी नहीं खींचते थे पुराने टाइम में, तो मान लो इस तरफ थ्रेड से एक मास अटैच्ड है m1, है ना, और इस तरफ मास अटैच्ड है m2, ठीक है। तो आपने ना एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और यहाँ पे मैंने ये बोला है कि जो m2 है दैट इज ग्रेटर देन m1, तो अगर m2 ज्यादा ग्रेटर है तो बेसिकली सीधी सी बात है, आपका जो सिस्टम है वो डाउनवर्ड जाएगा m2 की तरफ। इस क्वेश्चन में अगर आपने डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, देखो सिंपल सी बात है, क्या नाम हरनी, यहाँ पे कौन सा मास नीचे जा रहा है बताओ, m2, तो जो नीचे जा रहा है वो पहले लिखेंगे, माइनस जो ऊपर जा रहा है वो बाद में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय दोनों मासेस का सम इनटू ग्रेविटी, बस इतना याद रखो, ग्रेविटी नहीं है, इनटू ग्रेविटी, ठीक है, समझ आया, जो नीचे जा रहा है वो पहले, जो ऊपर जा रहा है वो माइनस, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अच्छा मान लो अगर यही क्वेश्चन मॉडिफाइड फॉर्म में आ गया ऐसे, जैसे आपसे पूछता हूं मैं, पलनीत है ना, शुगर, तो ये m1, ये m2, और मान लो एक मास और आ गया m3, ऑब्वियसली ये दो हैं तो ज्यादा भारी होंगे। अब इसमें बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, कौन, हाँ ना ना ना, m3 प्लस m2 माइनस m1, जो नीचे जाएंगे वो प्लस, और जो ऊपर जाएगा माइनस, और नीचे प्लस ही आएगा। देखो अच्छा ट्रिक है ना याद करने की, क्लैरिटी, बोलो ठीक, कोई दिक्कत परेशानी, ये पुली वाला हो, बट हमारा क्वेश्चन पुली वाला नहीं है, हमने थोड़ा सा इसे मॉडिफाइड फॉर्म में करना। जैसे मान लो आपके पास एक वेज है, वेज समझते हैं ना सभी, एज, एज वाला वेज, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ना एक मास है अटैच्ड, और ये मास है दैट इज, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 31st क्वेश्चन में जो मास है ये 5 kg का है ना, और ना यहाँ पे एक पुल्ली है,
और पुल्ली के थ्रू एक ये दूसरे मास से अटैच्ड है जो कि नीचे की तरफ लगा हुआ है, और ये है 3 kg का, है ना। 3 kg are connected by light string going over smooth pulley on a smooth inclined plane as shown in figure. The system is at rest. System क्या है? रेस्ट पे, कोई नहीं हिल रहा. The force exerted by inclined plane on the body of mass m1 will be, हमने नॉर्मल रिएक्शन क्या निकालना है कि जो आपका वेज है वो इस पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है. तो देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हाँ जी मुझे एक बात बताओ कि जब किसी स्ट्रिंग से हम बांधते हैं दो मासेस को, इनके बीच का टेंशन सेम रहता है, ये याद रखना, ठीक है. टेंशन सेम ही रहता है अगर कोई और मास बीच में ना हो. वैसे पुल्ली है बट पुल्ली का मास बहुत लाइट लेते हैं, इस वजह से उस टेंशन आपका थ्रू आउट स्ट्रिंग सेम रहता है. ये क्लैरिटी. तो अब मुझे एक बात बताओ, नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा? इसका मास है 3 kg और ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 होती है, 30 न्यूटन आ गए, है ना. तो टेंशन की वैल्यू कितनी होगी? 30. सहमत है दोनों? कोई दिक्कत परेशानी? अब थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो, मैं आपसे पूछता हूँ पलनीत, यहां पे कौन सा कंपोनेंट आपको आगे लेके जाता था ग्रेविटी का? जी साइन थीटा. तो वो ग्रेविटी है या एक्सेलरेशन है? अगर मैं उसे मास से मल्टीप्लाई करूं तो फोर्स नहीं बन गया वो, ठीक है. और वो किसके बराबर है बोलो? टेंशन के. तो लिख दो दैट इज एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू टेंशन. और यहाँ पे ये मास कौन सा बोलो? 5 kg. 5 इंटू 10 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू टेंशन की वैल्यू कितनी है? 30, है ना. तो साइन थीटा इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 50. तो ये कैंसिल हो गया. अच्छा इसमें ना पूरी वैल्यू नहीं आई अमित, तो कैसे बनाते हैं? ये स्पेशल ट्रायंगल है वैसे 3/5. इधर देखो सिंपल सी बात है, आपने बचपन वाला कॉन्सेप्ट लगाना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना. 3/5 साइन होता है तो बेस बाय सॉरी हाइपर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. ये 5 है, ये 3 है, ये कितना होता है फिर? 4 होता है. नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस कर रहा था बताओ पिछले क्वेश्चन में? एम जी कॉस थीटा. साइन तो बेटा आगे लेके जाए. साइन अरे देखना मैं अभी दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ, चिंता क्यों करती है तू, बस कंफ्यूज नहीं होना. नहीं बड़ा लगा है. कॉज वाला कंपोनेंट तो नीचे एक्ट कर रहा था, साइन वाला कंपोनेंट स्लाइड करा रहा था. याद आ गया? दिखाने की जरूरत तो नहीं, ठीक है, वरना ये बड़ा टाइम लगाता है दिखाने. ठीक है समझ आ गया, याद आ गया. तो नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है? एम जी कॉस थीटा. अगर जी लेना है तो वो एक्सेलरेशन है, अगर मास से मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा? फोर्स. तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा. और कॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो इस ट्रायंगल से? कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5. 5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो R इज इक्वल टू एम जी. एम की वैल्यू कितनी है? कौन सा मास है ये? 5 kg वाला. तो 5 इंटू ग्रेविटी दैट इज 10 और दैट इज 4/5. 5 से 5 कैंसिल. आंसर कितना आ गया? 40 न्यूटन. क्लैरिटी? हाँ जी कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है यहाँ तक. अगला क्वेश्चन. ठीक है बच्चों. चलो क्वेश्चन नंबर करेंगे 36. लिखिए क्वेश्चन नंबर 36. कर दो आगे, कर दो. देखो हरनीत वो आई होगी फाइल आपको ग्रुप में, वो नहीं लाया? 36 क्वेश्चन नंबर 36 मैं पढ़ देता हूँ. चलो मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन. देखो जरा. पढ़ दो. खुली वाला क्वेश्चन आ गया. Two masses m1 and m2 are tied together at the two ends of a light inextensible string that passes over a frictionless pulley. When the mass m2 is twice that of mass m1, acceleration of the system is a. पहली कंडीशन में m2 m1 से twice. तो अगर एक m हो गया दूसरा कितना हो गया? 2m.
और दूसरी कंडीशन में व्हेन द मास m2 इज थ्राइस द m1, तो अगर दूसरी कंडीशन में पहला मास m है तो दूसरा कितना हो जाएगा 3 टाइम्स है। देन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज a2, दोनों ही कंडीशंस के एक्सेलरेशन का रेशियो बता दो। करोगे कैलकुलेट? सिचुएशन बना दो दोनों, है ना। देखो पहला सिचुएशन है ये पुल्ली, अरे बेटा देखो ये पहला मास है m, पहली सिचुएशन में ये m है और इस तरफ उससे डबल है, कितना है बोलो 2m। दूसरी सिचुएशन में इधर कितना है m और उस तरफ कितना है 3m। तो अभी थोड़ी देर पहले एक्सेलरेशन निकालने सिखाए तो हैं। पहले केस में एक्सेलरेशन a1 का फॉर्मूला मास, हाँ वेरी गुड, 2m माइनस m डिवाइडेड बाय 2m प्लस m इनटू ग्रेविटी। हाँ जी ठीक है। और इस केस में a2 क्या आ जाएगा बोलो, कौन जाएगा नीचे, 3m माइनस m, 3m माइनस m डिवाइडेड बाय 3m, हाँ जी प्लस m। समझ आ रहा है? इनटू जी। फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने में बहुत मजा आता है अगर समझ आती है। a2 आ जाएगा आपके पास m/3 या 1/3 लिख ली, 1/3 इंटू जी, और a2 क्या आ जाएगा 2m बाई, दैट इज 1/2 इंटू जी। ठीक है, A1 है ना, हाँ a1 है, ये मैंने गलती से लिख दिया। तो a1/a2 इज इक्वल टू 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2, जी से जी कट जाएगा और ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, यही में आया हुआ है, देखो इतना आसान। पेपर तो आने चाहिए ना, पेपर के बिना मजा क्या। चले जी आगे चले, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 37। अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा सिस्टम देख लो। सिस्टम है जी ऐसे कुछ, ये इस तरफ है F1, इस तरफ है 1 न्यूटन, 1 न्यूटन है ना, और इस तरफ है 2 न्यूटन। ठीक है, ये एंगल है 45 डिग्री, ये भी एंगल क्या है 45 डिग्री, और ये एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, और नीचे है F। तो आपने अभी F1/F2 उन्होंने बोला है ये होना चाहिए 1:x, x फाइंड करो। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, फाइंड x। करिए जरा, लगाइए दिमाग, लगाइए, शाबाश। x फाइंड करना है। पल्ली कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो ये 2 न्यूटन है, इसके साथ कितना एंगल है, किसके साथ, इसके साथ एंगल है, तो 2 न्यूटन का इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, जिसके साथ एंगल बनता है कौन सा कंपोनेंट होगा, cos। तो इस तरफ क्या आ जाएगा 2n cos 45। ऐसे ही 1 न्यूटन का इस तरफ कौन सा 45, हाँ यहाँ पे 1 न्यूटन cos 45। तो दोनों ऐड हो जाएंगे एक ही डायरेक्शन में। नहीं 3 नहीं होगा cos, हाँ 3 1/2। करो करो शाबाश। तो पहले तो इसको मतलब कि थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ जी अनित हो गया। बताइए। तो देखो थोड़ा सा मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए, फिर आप कर लेंगे। देखो इधर देखो, ये 2 डायरेक्शन है ना, 2 डायरेक्शन है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। हाँ जी, ये देखो मैं ये बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं,
हाँ जी, तो आपका नाम पलनीत, ये 2 न्यूटन ऊपर वाली डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। तो इसका ऊपर वाला कंपोनेंट कितना हो गया? 2n, या 2n क्यों लिखना, वो तो यूनिट्स हैं। 2 cos 45 डिग्री, ठीक है जी। और 1 भी इस तरफ एंगल बना रहा है, तो एक और फोर्स इस तरफ हो जाएगा, कौन सा? 1 cos 45 डिग्री, है ना। तो इन आपने बिल्कुल सही बोला था, ये कितना बन जाएगा? 3 cos 45 डिग्री। और वो किसके ऑपोजिट है बोलो? F2 के। अच्छा, इस तरफ तो cos कंपोनेंट हो गए, तो इस तरफ n का कौन सा कंपोनेंट होगा? 2n sin 45 डिग्री। ये सहमत आप? तो ये क्या आ जाएगा? 2 sin 45। n तो न्यूटन है, और इस 1 न्यूटन का इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? अच्छा, इस तरफ एक फोर्स पहले से है, कौन? F1, और एक इसका कंपोनेंट आ गया कौन सा? 1 sin 45। समझ आया कि नहीं? क्लैरिटी? अब कर दो, जरा सॉल्व कर दो बस इक्वेशंस लिख के। F2 किसके बराबर है? देख, F2 इज इक्वल टू, हाँ जी, F2 है, बोलो किस किस के बराबर है? F2 है 3 cos 45 डिग्री के। तो F2 आपका आ जाएगा 3 इंटू cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो F2 आ जाएगा 3/√2 न्यूटन। ऐसे ही F1 और sin 45 को ऐड करके किसके इक्वल आएगा? 2 टाइम्स sin 45, है ना। तो ये आ जाएगा F1 sin 45 की वैल्यू 1/√2, क्लैरिटी। और ऐसे ही 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2। F1 इज इक्वल टू 2/√2 माइनस 1/√2, कितना आ जाएगा बोलो? 1/√2। ले जाते हैं, अरे वैसे कर लो। तो ये आ जाएगा, देखो F1 की वैल्यू कितनी आ गई हरनीत? 1/√2, और F2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3/√2। डिवाइड कर दो, यही तो पूछा है ना, F1/F2 कितना आ गया? हाँ जी पलनीत, कितना आ गया? 1/3। x कितना आ गया? यही पूछा, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? देखिए जरा, शाबाश करिए इसे। और देखता हूँ मैं आपके लाइव क्वेश्चन है। अच्छा, एक और फैक्ट है, जब मैं कर रहा हूँ बड़े आसान लगेंगे, खुद करने बैठोगे तो मुश्किल लगेंगे, थोड़े के काफी मुश्किल लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 44 करो जरा अब आपके लिए, क्योंकि आपने बहुत सारे वैसे क्वेश्चन कर लिए। वेज वाला क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 44 देखो जरा, दिखाऊं जरा, उसमें दिखाऊं, खुद ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 44 लो। हाँ जी, जो आपके क्वेश्चन आपके मतलब के हैं वो नोट कर लो। वैसे तो हमने 27 तक कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर लिख लो। 31, 35, 36, 37, 41 से 44, 51, 53, 54, 60। 51, 53, 54 एंड 60। इससे आगे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। नेक्स्ट, अब हमने, अगर मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बताऊं, हमने कौन कौन से क्वेश्चन अभी कवर करे हैं। एक तो जो न्यूटन लॉ है तीनों, वो क्वेश्चन हमने कर लिए कवर। उसके बाद जो फ्री बॉडी डायग्राम है, पुल्ली वगैरह है, या फिर बेसिकली आपकी वेज है, वो वाले क्वेश्चन हमने बेसिकली कवर कर लिए। इसके बाद फ्रिक्शन आ जाएगा 61 से, ठीक है। 61, 62 से फ्रिक्शन, नेक्स्ट क्लास में हम फ्रिक्शन करेंगे, फ्रिक्शन के एडवांस प्रॉब्लम करेंगे, और आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही कर।